हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BRL 101 इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर के लिए करके जाने मैंडेटरी हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आप कंफर्टेबली पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, डिफाइन रिटेलिंग एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपका पूरा पेपर रिटेलिंग पे बेस्ड है तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि रिटेलिंग होता क्या है। रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लास्ट स्टेज होता है। जैसे कि प्रोडक्ट बनता है तो प्रोसेस फॉलो होता है, उसमें रिटेलिंग जो है वो लास्ट उसका स्टेज होता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स को बेची जाती हैं उनके पर्सनल यूज के लिए। ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर उसे बल्क में खरीदता है, रिटेलर होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर कस्टमर को बेचता है। इसलिए रिटेलर जो है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का एक ब्रिज हो जाता है कि जो बेसिकली एक तरह दूसरे को करेगा कि हाँ आप प्रोडक्ट लो। ठीक है, कन्विंस करेगा। ओके, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो रिटेलिंग में प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर को बेचे जाते हैं, होलसेलर बल्क में बेचता है और रिटेलर जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है हम इसका देखो, इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, रिटेलिंग इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ऑब्वियसली जो इंसान शॉप खोलेगा बेचेगा वो एम्प्लॉयड होगा, गुड कस्टमर्स अच्छे तक पहुंचते हैं, सारे कस्टमर्स को गुड्स वगैरह, कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई होती है और ये इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शंस देखें क्या होते हैं एक रिटेलर के, तो एक बात याद रखना, रिटेलर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं इसके साथ साथ। सबसे पहला आता है बाइंग एंड असेंबली। रिटेलर अलग अलग सप्लायर से और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है, फिर उन्हें एक ही जगह पर कस्टमर के लिए अवेलेबल करता है। जैसे कि एक कोई लगा लो सुपरमार्केट होता है तो उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है ना, ग्रोसरीज भी, पर्सनल केयर भी, हाउस होल्ड आइटम्स भी, तो वो सब। फिर आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। रिटेलर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब कस्टमर डिमांड करें तो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। ओके, ब्रेकिंग द बल्क। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और कस्टमर को छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, तो रिटेलर जो है बल्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, रिस्क बेयरिंग। रिटेलर इन्वेंट्री का रिस्क उठाता है, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो लॉस भी रिटेलर को ही झेलना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जैसे कि थेफ्ट हो गया, डैमेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया, रॉबरी हो गया। ठीक है, ये सब भी। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। रिटेलर प्रोडक्ट्स को क्वालिटी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज करता है और उसकी पैकेजिंग वगैरह भी इंश्योर करता है। साथ ही साथ प्रमोशन एंड डिस्प्ले। रिटेलर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी करते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गए, डिस्काउंट देना, ऑफर्स देना, ये सब। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे किराने शॉप पे आप लोग जाते हो और बोलते हो भैया डायरी में लिख लेना, है ना, हिसाब हम मंथ के एंड पे देंगे, तो वो चीज भी एक रिटेलर प्रोवाइड करता है। ओके, प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट करता है, इसलिए उसे कस्टमर प्रेफरेंस का सबसे ज्यादा पता होता है। ओके, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर कोई प्रोडक्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके रिपेयर चाहिए, वारंटी चाहिए, तो उसमें भी रिटेलर जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो रिटेलर परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ ऑफ रिटेल इन इंडिया। ठीक है, देखो एग्जाम में कभी कभार ये अलग से भी पूछा जाता है तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की इनकम बढ़ रही है और स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है, तो ये चीज जो है रिटेलिंग को अफेक्ट करती है। फिर आता है अर्बनाइजेशन। सिटीज और टाउन्स डेवलप हो रहे हैं और रिटेल स्टोर्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं उसकी वजह से। चेंजिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल्स। आज के कंज्यूमर कन्वीनियंस और वैरायटी चाहते हैं, तो वो चीज भी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो उसकी वजह से लोग ज्यादातर दूसरी चीजों पे स्विच कर रहे हैं। एफडीआई, बाहर की फॉरेन कंपनीज एंटर कर रही हैं मार्केट में। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, अब जीएसटी, डिजिटलाइजेशन हो गए तो बिजनेस करना और आसान हो गया। अगर हम फ्यूचर देखें रिटेलिंग का तो आजकल देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा है, एआई ऑटोमेशन हो गया, डिजिटल पेमेंट वगैरह पॉसिबल है, क्विक कॉमर्स आ गया है, तो ये सब के लिए देखें तो इंटरनेट की वजह से हमारा रिटेलिंग वाला फ्यूचर जो है ब्राइट है, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है लोगों की और कंज्यूमर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यही था आपका रिटेलिंग के ऊपर। इसमें काफी कुछ हमने रिटेलिंग से रिलेटेड पढ़ा है, तो इसमें से अलग अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन विद एग्जांपल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ परचेज डिसीजन व्हाइल बाइंग अ न्यू कार, या फिर डिस्क्राइब स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन परचेजिंग विद एग्जांपल। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कार की जगह रेफ्रिजरेटर वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कुछ भी बोल सकते हैं वो, ओके। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है जब हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर परचेज तो नहीं करते कि अच्छा देखा ओके पैक कर दो, नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते। उससे पहले हम लोग 10 चीजें सोचते हैं कि क्या लेना है, कौन सा ब्रांड लेना है, कहाँ से लेना है, क्या प्राइस सही रहेगा। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक फोन लेने जा रहे हो तो आप देखोगे ना किसके फीचर्स अच्छे हैं, ऑनलाइन रिव्यूज देखोगे, देखोगे कि मार्केट प्लेस में अच्छा मिल रहा है या फिर ऑनलाइन अच्छा मिल रहा है। तो हम ये सारे चीजें जो सोचते हैं, इन्हीं सब स्टेप्स को मिलाकर जो है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस कहा जाता है इसे, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले और बाद में जो पूरा प्रोसेस फॉलो करता है उसे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस कहते हैं, ओके। इसके जो है मेनली 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। ये बाइंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। कस्टमर को लगता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन खराब हो रहा है तो आपको लगेगा कि अब मुझे नया फोन ले लेना चाहिए। तो ये क्या हुई, आपकी नीड क्रिएट हुई है, ओके। फिर आता है इंफॉर्मेशन सर्च। देखो, इंफॉर्मेशन सर्च, नीड आइडेंटिफाई करने के बाद कस्टमर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसे पता लगाना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कैसा रहेगा, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है। सबसे पहला आता है इंटरनल सर्च। कस्टमर अपनी मेमोरी यूज करता है, पास्ट एक्सपीरियंस याद रखते हैं कि अच्छा मैंने ये वाले ब्रांड का फोन लिया था तो मेरी सर्विस नहीं हो पाई थी, ओके। तो ये हो गया। साथ ही साथ एक्सटर्नल सर्च, कस्टमर बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फ्रेंड्स, फैमिली, वेबसाइट, यूट्यूब रिव्यू, ये सब, ओके। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब कस्टमर डिफरेंट ऑप्शंस कंपेयर करता है और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कार लेनी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप अपना इनकम डिसाइड करोगे, आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से चीजें कंपेयर करोगे, ओके। कंपैरिजन बहुत सारी चीजों के बेसिस पे होता है। प्राइस, जैसे गाड़ी ले रहे हैं तो प्राइस हो गया, माइलेज हो गया, फीचर्स हो गया, कंफर्ट हो गया, ये सब, ओके। फिर आता है आपका परचेज डिसीजन। अब कस्टमर फाइनल डिसीजन लेता है और एक्चुअल परचेज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंपैरिजन के बाद कस्टमर डिसाइड करता है मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, तो अब क्या होगा, परचेज होगा। लेकिन कभी कभी लास्ट मोमेंट पर भी डिसीजन चेंज हो सकता है। रीजन क्या होते हैं उसके, डिस्काउंट हो गया, ईएमआई ऑप्शन हो गया, आपका लोन नहीं हो पा रहा, सेल्स पर्सन ने कुछ और रिकमेंड कर दिया, या फिर आपकी जो गाड़ी आपने लेनी है उस कलर में अवेलेबल नहीं है जिस कलर में लेनी है। तो बहुत चीजें चेंज होती हैं लास्ट टाइम पे, ओके। फिर आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये लास्ट स्टेज होता है। परचेज के बाद कस्टमर प्रोडक्ट इवैल्यूएट करता है, ठीक है। इसमें काफी सारी सिचुएशन आ सकती है। अगर तो कस्टमर की सेटिस्फाइड रहा कस्टमर तो वो खुश रहेगा, परचेज फिर से करेगा, लॉयल्टी बनी रहेगी, ठीक है। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहा है तो कंप्लेंट करेगा, रिटर्न करेगा और नेगेटिव रिव्यू रहेंगे उसके, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर टर्म आता है नया, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट नोट के टाइम पे पूछा जाता है। इसका मतलब होता है परचेज के बाद कस्टमर को डाउट या रिग्रेट होना। मतलब आपने 1 लाख का लैपटॉप ले लिया और 2 दिन बाद ही लगा यार दूसरा मॉडल ले लेना चाहिए था, इसमें तो ना साउंड क्वालिटी बेटर नहीं है, या फिर इसमें मेरा काम नहीं हो पा रहा, हैंग कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है। तो ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, या फिर बायर्स रिमोर्स भी कहते हैं इसे, ओके। कुछ भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रिटेलर इसे कैसे रिड्यूस करते हैं, वारंटी देकर, रिटर्न पॉलिसी देकर, या फिर अपनी कस्टमर सर्विस अच्छी कर, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है रिटेलर की, हमने देखा था क्या क्या उसको नीड पता होनी चाहिए एक तो सामने वाले की, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन की जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए प्रोडक्ट वगैरह को, फोन को चलाकर, ये सब। परचेज में उसको हेल्प करना चाहिए कि ईएमआई के ऑप्शंस वगैरह बताकर, और पोस्ट परचेज में उसको आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके। आप लोग इसमें कुछ भी जो है एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ भी जैसे वो क्वेश्चन में पूछे, ओके। गाड़ी हो गई, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज इन रिटेलिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स, ओके। देख लो डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन का आते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ओके। देखो, आज के टाइम में ना रिटेलिंग टेक्नोलॉजी के बिना इमेजिन ही नहीं की जा सकती। पहले रिटेलर्स रजिस्टर्स और नोटबुक्स में सारा सारा रिकॉर्ड रखते थे,
लेकिन आज के टाइम में बिलिंग कंप्यूटर से होती है, इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं और एआई रिकमेंडेशंस भी हमें मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने रिटेलिंग को और फास्ट और एक्यूरेट और कस्टमर फ्रेंडली बना दिया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का बहुत मेन रोल है। अब क्या क्या एप्लीकेशन यूज होते हैं, सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम, इसको पीओएस बोला जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम होता है। इसका काम होता है बिलिंग करना, इनवॉइस जनरेट करना, इन्वेंट्री अपडेट करना और सेल्स का ट्रैक रखना। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है इस एप्लीकेशन की वजह से। ओके, फिर आता है आपका बार कोडिंग एंड RFID टेक्नोलॉजी। बार कोड क्या होता है, हर प्रोडक्ट पर एक यूनिक कोड होता है, स्कैनर उस कोड को रीड करता है और पता लग जाता है कि क्या इसका प्राइस है, क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो इससे आपकी बिलिंग बहुत एक्यूरेट होती है, प्राइसिंग बहुत एक्यूरेट रहता है। ओके, फिर आता है RFID, जो हमने इसमें देखा। RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये बारकोड से भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ओके, डिफरेंस बताऊं अगर मैं, तो बारकोड को स्कैनर के सामने लाना पड़ता है, RFID को डायरेक्ट स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो अपने आप रेडियो वेव से इंफॉर्मेशन ले लेता है। ऑलराइट, फिर आता है आपका ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। ERP क्या कनेक्ट करता है, सब कुछ कनेक्ट करता है। ये इन्वेंट्री, फाइनेंस, HR, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स सबको कनेक्ट करके रखता है। सब डिपार्टमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करके रखता है। ओके, इससे चीजें बेटर कोऑर्डिनेट होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है और आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाते हो। ओके, ई कॉमर्स एंड ई टेलिंग। देखो, ई कॉमर्स होता है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करना। कस्टमर इसमें प्रोडक्ट ब्राउज कर सकता है, प्राइस वगैरह कंपेयर कर सकता है, सब कुछ। ओके, ई टेलिंग भी सेम होता है। फिर आता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, CRM। ये कस्टमर डेटा मैनेज करता है, जैसे कि परचेज हिस्ट्री कस्टमर की, उसकी प्रेफरेंस क्या है, तो उसको वही प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, कंप्लेंट, फीडबैक, ये सब। ओके, फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। सप्लाई चेन का मतलब है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का प्रोसेस। इसमें आपका GPS ट्रैकिंग हो गया, इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर हो गया, फोरकास्टिंग टूल्स हो गए, ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज भी आने लग गए आजकल, तो ये सब इसमें होता है। फिर आता है आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वेरी कॉमन, UPI, फोन पे, गूगल पे, जो हम सब यूज करते हैं। ओके, अब एक नई चीज आ गई है AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। AI कंप्यूटर को स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि आपके जो रिकमेंडेशंस आ रहे होते हैं वो AI की वजह से आते हैं, चैट बॉट्स वगैरह जो आजकल अवेलेबल होने लग गए हैं फ्लिपकार्ट, Amazon पे, वो सब। ओके, बिग डेटा एनालिटिक्स यानी कि रिटेलर्स कस्टमर डेटा एनालाइज करते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, कौन सा जो लोग प्रोडक्ट है ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं। देखो, AI रिप्लेस करेगा तो जॉब खत्म होंगी, डिजिटल डिवाइड, जिन लोगों को भी फोन वोन यूज नहीं करना आता उनके लिए डिफिकल्ट है, साइबर सिक्योरिटी, आप लोग अपनी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसका रिस्क रहता है, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी पर, तो इस चीज का भी रिस्क रहता है। ओके, सोल्यूशन क्या है इस सबके, देखो, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, वर्कर्स को नई स्किल सिखाना, अपना डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम जो है स्ट्रांग रखो, बैकअप सिस्टम रखो, यानी कि अगर टेक्निकल फेलियर आ भी जाए तो कुछ बैकअप होना चाहिए, और लोगों को, कस्टमर को टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाओ। ओके, तो ये हो गए 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस। ऑलराइट, हमने क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 कर लिया है। आगे क्वेश्चन 7, 8 और 9, 10 यही क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है 3, अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए। अगर आपको ये सही लगाओ, मेरी एक्सप्लेनेशन सही लगाओ, तो मुझे जरूर बताना, और अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना है 3। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए है रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्राइसिंग वगैरह इसका सब बता दूंगी। ये पेड PDF है, फ्री नहीं, तो आप इसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और PDF परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।